पिछली क्लास में हमने कंसेंट के बारे में बात की थी और वहां छोड़ा था। तो देखो, बार बार कंसेंट की बात करते हैं तो कंसेंट जो है वो कहीं पे डायरेक्टली डिफाइंड नहीं है आईपीसी में, बट इनडायरेक्टली जरूर डिफाइंड है आपका कंसेंट, विच कैन बी इनडायरेक्टली डिफाइंड एंड कैन बी सीन अंडर सेक्शन 90, जो हमें ये जरूर बताता है कि विच कंसेंट इज अ नो कंसेंट, हमें किस कंसेंट को कंसिडर नहीं करना है। सो consent is a no consent is given under fear of injury, misconception of fact, मतलब बात समझ नहीं आई और कंसेंट दे दी, या कुछ गलत बता के कंसेंट ले ली। कंसेंट ऑफ इंसेन पर्सन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कैसा होना चाहिए? लीगल अनसाउंडनेस होनी चाहिए। ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट। और इंटॉक्सिकेशन कैसा होना चाहिए? इंटॉक्सिकेशन उस लेवल का होना चाहिए जहां पे वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट। कंसेंट ऑफ ए चाइल्ड, मैंने आपको बताया था कि आईपीसी में 12 साल से नीचे वाले के जो कंसेंट है वो उसके पेरेंट्स देते हैं और मेजॉरिटी में 18 साल की एज दी गई है। यहाँ एक चीज और देखिएगा, रीजन है कि 87 में 18 ईयर लिखा है और 89 में 12 दिया है। ऐसा क्यों? 89 में 12 दिया है और 87 में 18 दिया है, ऐसा क्यों? कहीं भी अदर देन स्पेसिफिकली मेंशन, जहां भी कंसेंट का वर्ड आएगा वहां सेक्शन 90 की डेफिनेशन अप्लाइड होगी। मतलब आपको मैं ये बताना चाह रही थी कि देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आईपीसी में 12 साल से नीचे का बच्चा कंसेंट नहीं दे सकता, जबकि मेजॉरिटी एक्ट में 18 साल एज दी गई है। और यही रीजन है कि 87 में 18 ईयर लिखा है और 89 में 12 ईयर दिया गया है। आप डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। अब आप अगर सेक्शन 7 पे आए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। कम टू सेक्शन 7, sense of expression once explained. Every expression which is explained in any part of this code is used in every part of this code in conformity with the explanation. ये कह रहा है कि जो भी एक्सप्रेशन इस कोड में यानी आईपीसी में लिखा गया है वो वही रहेगा जैसा और जहां डिफाइंड है। जिस चीज के लिए वो लिखा गया है आप उसे चेंज नहीं कर सकते कि अगर इसको उठा के उस सेक्शन के संग लगा दिया, नहीं, ठीक है। सेक्शन 91 देखो ये क्या कह रहा है। सेक्शन 91 कह रहा है कि कुछ ऑफेंस सिर्फ हार्म हुआ है इसलिए ऑफेंस नहीं होते, लेकिन लाइक कॉजिंग अ मिसकैरेज में एक महिला कह रही है कि मुझे दर्द होगा, भाई तुम कर दो, मैंने कंसेंट दे दिया, बट मिसकैरेज कराना अपने आप में एक ऑफेंस है। वहां पे ये रेलेवेंट नहीं है कि तुम्हें दर्द है या कोई ऐसी चीज है, बट येस इट इज इममटीरियल अनलेस इट इज डन विद अ गुड इंटेंशन। देखिए मैं आपको एक बार इसे यहां से पढ़ती हूँ, फिर आपको मेरा ये एग्जाम्पल क्लियर आएगा। सेक्शन 91 of acts independently of harm cause. The exceptions in section 87, 88 and 89 does not extend to act. अब देखिए 87 में क्या पढ़ा था आपने? कंसेंट, मतलब किसी ऐसे एक्ट की कंसेंट आप नहीं दे सकते जो खुद में ऑफेंस है। लाइक मिसकैरेज कराना, यू आर टेकिंग आउट लाइफ ऑफ समबडी और उसमें आपको कोई हर्ट होता है तो वो मैटर नहीं करता आप वहां कंसेंट दे रहे हैं, आप खुद एक ऑफेंस कर रहे हैं। ऐसे केसेस में ये एक्सेप्शंस, जो जनरल एक्सेप्शंस हैं जो कि नेमली 87, 88, 89 में दी गई हैं, ये काम नहीं करेंगे। 91 इज ऑल दिस अबाउट। 92 कहता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट। इसमें कंसेंट नहीं है, विदाउट कंसेंट अगर कोई ऐसा किया गया एक्ट है जो कि गुड फेथ में किया गया है, बेनिफिट में किया गया, ये उसकी बात करता है। Nothing is an offense by reason of any harm which may cause to a person for whose benefit it is done in good faith even without the person consent if circumstances are such that it is impossible for person to signify consent. आपका एक तो आपने अगले के बेनिफिट के लिए किया है, गुड फेथ में किया है, और आपने जो कंसेंट दिया, आप जो कंसेंट नहीं ले पाए उसका रीजन ये था कि आपको ऐसा मौका नहीं मिला, दैट वाज सो सडन to create that benefit of that person that taking of that consent was not possible. आप
उसको कंसेंट के लिए सिग्निफाई नहीं कर पाए, या पर्सन केपेबल नहीं था, और अगर गार्जियन और इंसेन का है तो उसका कोई गार्जियन नहीं था जिससे आप कंसेंट ले पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 92। कंसेंट के बिना ही भला करना, यही समझ लो। 93 क्या कहता है, देखो 93 कहता है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। No communication made in good faith is an offense by reason of any harm to person to whom it is made if it is made for the benefit of person। अगर कोई कम्युनिकेशन किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए की गई हो, फॉर एग्जाम्पल पता है बंदे को हार्ट का इशू है और कोई भाई साहब आए और बोले कि अरे भाई आपको पता है आप मरने वाले हैं, आपको पता है आपको ये बीमारी हो गई है, तो उसका भला तो नहीं है। आप वहां पे उसको ये चीज ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप तो चाहते हैं कि और 4 बुरी खबर दे दे ताकि उसको हार्ट अटैक जो होने वाला है वो हो ही जाए। सो ये कम्युनिकेशन गुड फेथ में नहीं किया गया है। लेकिन कोई कम्युनिकेशन गुड फेथ में करना, जैसे गुड फेथ में होना चाहिए, तो मैं आपको बताऊं, इसी को आप वो ले लीजिए कि अगर आप किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं उसकी बीमारी खतरनाक है, वो कल मरने वाला है, बट आप उसको वो सच नहीं बता करके आप उसको ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि दैट यू आर गोइंग टू डिस्चार्ज। सो नाउ कमिंग डाउन टू सेक्शन 93। देखो 93 कहता है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू whom it is made if it is made for the benefit। जैसे किसी को किसी के बेनिफिट के लिए कोई बात बताई जाए और उस बात से उसे कोई हार्म कॉज हो जाए, तो हमारा इंटेंशन नॉलेज तो कुछ भी नहीं था कि उसको हार्म कॉज करेगा, बट वी वर लायबल टू कम्युनिकेट दैट थिंग टू हिम बिकॉज इट वॉज इन हिज बेनिफिट। इसका इलस्ट्रेशन देखिए। A, as a surgeon, in good faith, communicates patient his opinion that he cannot live. The patient dies in consequences of the shock. So A has committed no offense, though he knew it likely to be that communication might cause the patient's death. देखो डॉक्टर को पता था कि मेरे कहने से मे बी उसकी डेथ कॉज हो जाए, मगर स्टिल डॉक्टर लायबल नहीं है क्योंकि वो कम्युनिकेशन उसके बेनिफिट में था, गुड फेथ में था, और ये कम्युनिकेशन किसी इंटेंशन से नहीं किया गया था। सो दिस इज फॉर सेक्शन 93। एंड नाउ कमिंग डाउन टू सेक्शन 94। एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट। एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट, इसमें पहला दिया हुआ है एक्सेप्ट मर्डर। एक्सेप्ट मर्डर एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ। नथिंग इज इन ऑफेंस, इनके अलावा कोई भी किया हुआ एक्ट ऑफेंस नहीं है। विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट इंस्टेंट डेथ टू द पर्सन विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस। देखो इट्स वेरी इजी। ये क्या कह रहा है कोई भी ऑफेंस जो कि एक्सेप्ट मर्डर हो या फिर स्टेट के अगेंस्ट हो, जिसे हम सेडिशन कहते हैं, और सेडिशन का मतलब आप लोग समझते हैं ना, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है, देशद्रोह। इसके अलावा कोई ऐसा एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा जो किसी ने किसी के थ्रेट में कंपेल किया है और वो थ्रेट इस तरीके का था कि वो उसको एप्रीहेंशन कॉज कर रहा था कि अगर वो ये एक्ट नहीं करता तो डेथ उसका रिजल्ट होती। मतलब अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। उसको ये क्लियर एप्रीहेंशन था कि अगर मैं ये एक्ट नहीं करता हूं तो उसका रिजल्ट ये होगा कि मेरी जान चली जाएगी। ऐसे में अगर उसने कोई एक्ट किया है जो कि मर्डर या फिर सेडिशन के अलावा है तो यहाँ पे वो ऑफेंस नो ऑफेंस माना जाएगा। एक बात को जरूर समझना, जो थ्रेट है ना वो इंस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है, दैट शुड बी इंस्टेंट। वो एप्रीहेंशन बहुत सॉलिड होना चाहिए। ऑर्डिनरी प्रूडेंट सर्कमस्टांसेस में आपको ये क्लियर दिखना चाहिए कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरी जान चली जाएगी, देन ओनली दिस एक्सेप्शंस कैन बी ग्रांटेड। अब आइए सेक्शन 95 में, और मैंने आपको बोल भी रखा है कि अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं ताकि आपको पता हो जनरल एक्सेप्शंस होती क्या है। सेक्शन 95 कहता है nothing is an offense by reason that it causes or that it is intended to cause or that it is known to be likely to cause any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense temper would complain of such harm। देखिए ये बात कर रहा है nothing is an offense जो कि cause हुआ हो, likely to cause हो या फिर intended to cause हो, but the harm was so slight कि कोई समझदार आदमी
प्रूडेंट आदमी उसकी शिकायत नहीं करेगा, जैसे चलते चलते मेरे हाथ से किसी को धक्का लग जाना। सो ऐसे केसेस को भी हम लोग ऑफेंस में कंसिडर नहीं करते। सेक्शन 96 से 106 का जो पैकेज है वो बात करता है कॉमन पैकेज विच टॉक्स अबाउट राइट टू प्राइवेट डिफेंस। और प्राइवेट डिफेंस होता है किसी भी इंडिविजुअल का। प्राइवेट डिफेंस का मतलब होता है ए को बचाना, बी को बचाना, सी को बचाना, किसी भी इंडिविजुअल का। सेल्फ डिफेंस होता है अपने आप को, खुद को बचाना। सो सेक्शन 96 से 106 जो है वो हमें इस तरीके के डिफेंस के बारे में बताता है। देखो, मान लो मैं हूं और कोई मुझ पर अटैक करता है, तो मैं अपने बचाव में हो सकता है हाथ पैर मार दूं और अगले को चोट लग जाए। लेकिन अगर कोई एक्स वाई को मार रहा है और मैं वाई को बचाने जाता हूं, दो वाई को मैं नहीं जानता हूं वाई कौन है, तो इसलिए सेल्फ डिफेंस जो है वो एक छोटा टर्म है, लेकिन प्राइवेट डिफेंस जो है वो बड़ा टर्म है। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि प्राइवेट डिफेंस के अंदर सेल्फ डिफेंस आता है। प्राइवेट डिफेंस हमेशा दो चीजों के लिए होता है, पर्सन और प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, जान माल की रक्षा। प्राइवेट डिफेंस हमेशा दो चीजों के लिए होता है, पर्सन और प्रॉपर्टी, जान माल की रक्षा। मेरे घर को आकर तोड़ना चाह रहा है, चोरी करने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद अगर चोर को पकड़ लिया जाए और उसको थप्पड़ लगा दिया जाए, सो व्हाट यू डू इज एक्सेसिव योर राइट टू प्राइवेट। देखिए, अब राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ ए पर्सन और प्रॉपर्टी अपने लिए भी होता है और दूसरों के लिए भी होता है। अब तीसरी बड़ी चीज इसमें क्या आती है, आपके राइट टू प्राइवेट डिफेंस किस लिमिट तक जाएगा। जैसे कोई आदमी गया, उसने ए को थप्पड़ मारा, उसने ए को हाथ पकड़ के मोड़ दिया, ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। अब आप क्या करते हैं, उसने आपका हाथ मोड़ा, आप जाके गोली मार देते हैं। So this is you are exercising your right to private defense beyond limits, beyond the requirement limit. So आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस करते वक्त हम किस हद तक इस जा सकते हैं कि वो अलाउ हो जाए। अब देखिए, इसकी भी हद है। कोई किसी का रेप करने आ रहा, मर्डर करने आ रहा, और उस बचाव में, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज है कि आदमी यहाँ कैलकुलेशन नहीं करता, और ऐसे हालात में अगर वो अगले को मार भी देता है तो बट ऑब्वियस है कि ये एक राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। मतलब आपको अपने आप को बचाने का अधिकार है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए आप दूसरे का नुकसान कितना कर सकते हैं ये भी एक लिमिट में होना चाहिए। ये नहीं कि उसने मेरा पेन चोरी कर लिया तो मैंने जाकर के उसको ग्रीवियस हर्ट कर दिया, उसके खून वून निकाल दिए 10 रुपए की पेन के लिए। सो ये भी ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पहले 96, 97, 100 और 103, नोट कर लीजिए। तो 96 तो मैंने आपको बता दिया है, हम आएंगे अब 97 पे। 96 तो हमने बता दिया, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। अब 97 है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस द बॉडी ऑफ द बॉडी एंड प्रॉपर्टी। जैसे मैंने आपको बताया प्राइवेट डिफेंस में बॉडी प्रॉपर्टी दोनों आते हैं। अच्छा, 97 कहता है ओन बॉडी, बॉडी ऑफ अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। मतलब प्राइवेट डिफेंस हर उस ऑफेंस के लिए होता है जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल रेप, मतलब प्राइवेट डिफेंस को राइट सब में है, पर जहां से एक बार 97 रीड कर लेते हैं। देखिए सेक्शन 97 क्या कहता है। सेक्शन 97 कहता है एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन 99 में भी कुछ दिया है, उसको भी हमें देखना होगा, ठीक है। His own body, body of any other person against any offense affecting the human body, the property whether movable, immovable of himself or of other person against any act which is an offense falling under the definition of theft, robbery, criminal trespass, attempt to commit theft, robbery, mischief, और ये सब। इस हर जगह पे आप अपना प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो, इमूवेबल हो, अपनी हो, दूसरे की हो,
ऑफेंस क्या है? थेफ्ट, रॉबरी, मिस्चिफ और ट्रेसपास। इस केस में अगर आप कोई डिफेंस यूज करते हैं तो वो प्राइवेट डिफेंस इन सब केसेस में यूज होता है। देखिए, अब अगर हम सेक्शन, हमने पढ़ा पहले 98, मैंने आपको बोला था 97, अब हम पहले 100 पे आएंगे, 99 पे नहीं। 100 कहता है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। देखिए, आपने ये तो पढ़ लिया कि कोई भी चीज अगर बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर रही हो, या फिर ये जो मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी हो, चाहे मूवेबल हो, इमूवेबल हो, अपनी हो, दूसरे की हो, लेकिन ऑफेंस क्या है? विच इज कॉज्ड बाय थेफ्ट, रॉबरी, मिस्चिफ, ट्रेसपास। ऐसे केसेस में आप प्राइवेट डिफेंस, अब ये बता रहा है कि ऐसा कौन सा प्राइवेट डिफेंस कहाँ एक्सरसाइज किया जा सकता है बॉडी में जो डेथ कॉज कर रहा हो। मतलब कौन सा डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस किस सिचुएशन में लेना चाहिए कि अगर उससे डेथ भी कॉज हो जाए तो भी वो ऑफेंस में काउंट नहीं होगा। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी extends under the restrictions mentioned in the last preceding section, causing of death or any other harm। इसमें ये है कि such assault or reasonably cause the apprehension that death will be। देखिए, सबसे पहला कहता है कि अगर हमने उसको नहीं मारा तो वो हमें मार देगा। एक ऐसा असॉल्ट जो मुझे ये क्लियर एप्रीहेंशन दे रहा है कि अगर मैंने कोई एक्शन नहीं लिया या प्राइवेट डिफेंस का शेल्टर नहीं लिया, देन डेथ विल बी माय कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट ऑफ माइन। ठीक है, ऐसा असॉल्ट जो कि रीजनेबली एप्रीहेंशन क्रिएट कर रहा हो ग्रीवियस हर्ट का, ऐसा असॉल्ट जहां पे रेप की इंटेंशन दिख रही हो, ऐसे सारे हालात में आप प्राइवेट डिफेंस के शेल्टर ले सकते हैं और उसमें डेथ कॉज कर सकते हैं। असॉल्ट, अब हम इतनी बार असॉल्ट असॉल्ट बोल रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि असॉल्ट होता क्या है। अच्छा, और भी था इसमें थोड़ा बहुत। असॉल्ट 4th कहता है एक ऐसा असॉल्ट जो कि अननेचुरल लस्ट के लिए हो। 5th कहता है ऐसा असॉल्ट जो किडनैपिंग और अबडक्शन के लिए हो। 6th कहता है ऐसा असॉल्ट जहां पे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ ए पर्सन दिख रहा हो। अगर आदमी को लगता है कि ऐसी हालत हो गई है, ऑफेंस इस तरह का है कि किसी पब्लिक अथॉरिटी में नहीं जा सकता, एक आदमी के घर पे फैक्ट्री के लेबर पत्थर मार रहे हैं, वहां धीरे से जाकर पुलिस को कॉल कर सकते हैं, पर आप निकले और गोली ही मार दी, सो यहाँ आप प्ली नहीं ले सकते। ये रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं है। आपके पास टाइम था तो मतलब इस तरीके से। अब अगर आप 7th एक्सेप्शन को देखें तो 7th एक्सेप्शन जो है वो ऐड हुआ है कब? 2013 में। अब 2013 में सेक्शन 326A(b) भी ऐड हुआ है जिसमें एसिड फेंका जाता है, और ये घटनाएं एक दौर में गिल्टेड लेवल पर थी। दस यहाँ कहा गया है कि एसिड कोई थ्रो कर रहा हो, अटेम्प्ट कर रहा हो, वेयर यू हैव रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, तो यहाँ भी डेथ कॉज की जा सकती है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो सेक्शन 100 ने हमें प्राइवेट डिफेंस का वो लेवल बताया है जहां पे हम डेथ कॉज कर सकते हैं, कि किस लेवल का एप्रीहेंशन होना चाहिए, किस लेवल की हमें चोट होनी चाहिए, किस लेवल तक ऐसा हमारे माइंड में होना चाहिए कि हम अगले को डेथ कॉज करके वहां प्राइवेट डिफेंस की शेल्टर ले सकते हैं। क्लास अब हम देखेंगे सेक्शन 103। 103 when the right of private defense of property extend to, जैसे अभी हमने इससे पहले देखा था when the right of private defense of the body extend to causing death, और हमने आपको बताया था right to private defense दो जगह जाता है, एक ह्यूमन बॉडी के लिए जाता है, एक प्रॉपर्टी के लिए जाता है। तो 103 हमको बताता है when the right of private defense of property extend to causing death, प्रॉपर्टी के केस में आप कहाँ कहाँ डेथ कॉज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के ऑफेंस में कमिटिंग और अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग, मिस्चिफ बाय फायर इन बिल्डिंग, टेंट और वेसल, मतलब ड्वेलिंग हाउस, और कस्टडी की बात की है इन्होंने, तो इसका मतलब होता है दुकान, शॉप। इन जगहों पे अगर ऐसा कुछ हो रहा है, कोई रॉबरी कर रहा है, हाउस ब्रेकिंग कर रहा है, आग लगा रहा है, मिस्चिफ कर रहा है बाय फायर, या अटेम्प्ट कर रहा है या कमिट कर रहा है, ऐसे केस में आप यहाँ पे राइट टू प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं जिसकी लिमिट डेथ कॉज करने तक की दी हुई है। एक बार हम सेक्शन से भी इस बात को पढ़ लेंगे। मैं रीड कर रही हूँ, आप भी अपने बैरक में रीड करिएगा। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स अंडर द रिस्ट्रिक्शंस mentioned in section 99 to the voluntarily causing of death or any other harm to one wrongdoer.
आगे देख लीजिए इसमें, रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, मिस्चिफ बाय फायर कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट, वेसल इज यूज्ड एज ह्यूमन ड्वेलिंग, ह्यूमन ड्वेलिंग जहाँ पीपल रहते हैं, और प्लेस ऑफ कस्टडी, प्लेस ऑफ कस्टडी का मतलब शॉप होती है। Theft, mischief or house trespass under such circumstances as may reasonably cause the apprehension that death or grievous hurt will be the consequence. ऐसे केसेस में भी आप कर सकते हैं। अब आइए 101 पे। देखिए 101 जो हमने 100 में 100 में पढ़ा था कि कहाँ तक हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं कॉजिंग डेथ, उसी तरीके से 101 हमें बताता है कहाँ पे हम राइट एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं कॉजिंग अदर देन डेथ। इफ द ऑफेंस जो कि मेंशन्ड है 100 में, सेक्शन 99 में, अभी हमने पता किया है कि कब कब डेथ कॉज कर सकते हैं, 101 बता रहा है कि कब डेथ कॉज नहीं कर सकते हैं। सेक्शन कहता है अगर कोई ऑफेंस है जो सेक्शन 100 के डिस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं है तो आप वहाँ पे डेथ कॉज नहीं कर सकते हैं। 104 भी यहाँ यही कह रहा है कि अगर प्रॉपर्टी का केस है तो जो डिस्क्रिप्शन 103 में मेंशन्ड है, अगर उसके अलावा कुछ भी है तो आप वहाँ डेथ कॉज नहीं कर सकते। अब देखो क्या समझ आया राइट टू प्राइवेट डिफेंस। पहले समझ में आया कि डिफेंस दो तरीके के होते हैं, सेल्फ डिफेंस, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। राइट टू प्राइवेट डिफेंस दो के खिलाफ होता है, पर्सन के अगेंस्ट, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। पर्सन प्रॉपर्टी मूवेबल हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है, अपनी भी हो सकती है, दूसरे की भी हो सकती है। इन सर्टेन केसेस मेंशन्ड इन सेक्शन 101 एंड 103 इवन डेथ कैन बी कॉज्ड अदर देन दिस। लेकिन अब ये देखो कि एक्सटेंट को समझने की कोशिश करो। एक्सटेंट को समझने की कोशिश करो कि जैसे मान लीजिए एक फीमेल है और उसको रेप का एप्रीहेंशन है। रेप के एप्रीहेंशन में उसको बहुत डर लगा, वो बहुत ज़्यादा एप्रीहेंडेड थी। उसने एक फ्लास्क उठाया और अगले के सर पे दे मारा, वो बंदा वहाँ बेहोश हो गया। नाउ द लेडी वॉज हैविंग अ गुड टाइम टू रन। इंस्टेड ऑफ रनिंग व्हाट शी डिड कि उसने उसको और ब्रूटली मारा और वो मर गया। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी राइट तो वहीं खत्म हो गई जब आपका थ्रेट खत्म हो गया। आपने देखा ना, थ्रेट, फियर ऑफ इंजरी, थ्रेट। सो जहां आपका थ्रेट खत्म हो गया वहां आपकी राइट खत्म हो गई। यू वर हैविंग द रूट टू एस्केप, बट इफ यू डिड नॉट एस्केप, दैट नेवर सेज आप वहां पे बदला निकालने बैठ जाए। सो दिस इज हाउ आप इस तरीके से राइट टू प्राइवेट डिफेंस की भी एक लिमिट है जिसमें कि आपको ये देखना होगा कि आपका एप्रीहेंशन ऑफ थ्रेट कब तक सरवाइव कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो आपका वहीं पे राइट टू प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाता है। अब हम आएंगे सेक्शन 102। देखो क्या कह रहे हैं, कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। मतलब कमेंसमेंट का मतलब स्टार्ट और कॉन्टिन्यूएंस का मतलब एंड। जैसे मैंने आपको यहाँ अभी ये एग्जाम्पल दिया है, इसको हम और अच्छे से 102 में पढ़ेंगे कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी किस टाइम कमेंस होता है, जिस टाइम रीजनेबल एप्रीहेंशन आ जाती है बॉडी पे कुछ होने की, उस टाइम ऐसा होता है। चाहे अटेम्प्ट हो थ्रेट का या किसी से भी आ सकता है, ये राइट जरूरी नहीं है ऑफेंस होने के अंदेशे पे हो, ठीक है। और ये कंटिन्यू कब तक होगा, जब तक आपका वो एप्रीहेंशन कंटिन्यू होगा। देखिए, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कमेंस एज सून एज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेस फ्रॉम एन अटेम्प्ट और थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस थ्रू द ऑफेंस में नॉट हैव बीन कमिटेड। भले ही वो ऑफेंस कमिट ना हुआ, एप्रीहेंशन चाहिए, कमीशन ऑफ ऑफेंस नहीं चाहिए। एंड इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द डेंजर कंटिन्यूज। तो जो मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया वो इसके लिए बिल्कुल बहुत सही है। सिमिलरली 105 देखिए, ये प्रॉपर्टी के लिए बात करता है। commencement and continuance of right of private defense of property. The right of private defense of property commences when a reasonable apprehension of danger to the property commences. जहाँ पे भी कोई apprehension of danger property पे commence करता है, ठीक है। The right of private defense of property against theft. Theft में देखिए कब तक होता है, continues till the offender has effected his retreat with the property or either the assistance of the public authorities obtained or the property has been recovered. देखिए, अगर किसी चोर के पीछे लोग भागने लगे या उससे वो चीज रिकवर हो गई तो भाई आपका एप्रीहेंशन तो खत्म वहीं पे,
आपका मेन मोटिव जो था वो तो खत्म हो गया, आप तो सेफ हैं। The right of private defense against robbery continues as long as the offender causes or attempt to cause any person death or hurt or wrongful restraint, और जहाँ पे as fear of instant death or instant hurt or instant personal restraint continues, offender continues in the commission of criminal trespass or mischief. House breaking by night continues as long as, देखिए एक बात को याद रखिएगा, जब तक वो हाउस ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, आरी चला रहा है, और जैसे उसने आरी चलाना बंद कर दिया, आपका थ्रेट खत्म हो गया, सुबह हो गई। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना होता है। देखो यार, लॉ भी कैलकुलेशन डिमांड करता है, इट नीड्स टू बी कैलकुलेटेड। सो इन चीज़ों में है, जैसे देखो एक तरीके से हमने जो अभी तक समझा, इंट्रोडक्शन ही समझा है, हम कोर में तो नहीं गए, तो इसका मतलब ये कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस हर आदमी को मिला है, लेकिन कब तक ये बचाव आप कर सकते हैं, तब तक दिस राइट इज नॉट एब्सोल्यूट। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप एक राइट की ग्रेविटी को तभी तक यूज कर सकते हैं जहां तक उसकी जरूरत है। आप उसके बियॉन्ड जाके अगर उसका यूज करते हैं तो दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट इन योर हैंड, इट शुड बी एक्सरसाइज इन अ कैलकुलेटिव मैनर। आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो आप उसको जाकर के तलवार नहीं मार दोगे। और किसी ने अगर आपको तलवार मारने की कोशिश की, आपको डर दिखाया, तो वहां आप उसको थप्पड़ नहीं मारोगे। सो इट इज लाइक द वाइस एंड वर्सा। तो इस तरीके से हमने अपना ये भी खत्म कर लिया है